चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टीयरिंग घुमाया और साथ ब्रेक लगाई। गाड़ी ज़्यादा स्पीड में थी, वो साइड पे घूम गई और कंट्रोल से बाहर हो गई। सड़क के किनारे लगे दरख्त से टकराई, फिर कलाबाजियाँ खाती हुई दीवार के साथ जा टकराई। टक्कर शदीद थी, ज़ोरदार धमाका हुआ। गाड़ी पोर्च में रुकी। दुल्हन के लिबास में वो गाड़ी से बाहर निकली। आहिस्ता आहिस्ता छोटे कदम उठाती वो अपने कमरे की जानिब जा रही थी। मिस्टर रंधावा की आंखें नम थीं। स्तून के साथ टेक लगाए वो इसे देख रहे थे। उन्होंने इसे रोका नहीं। जानते थे कि दुख क़यामत का है, इसका बोझ आंसू ही हल्का करेंगे। हिना ने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुई। उसी कमरे में जिसे सुबह वो अलविदा कह चुकी थी। आईने के सामने खड़े होकर इसने खुद को देखा। बहुत प्यारी लग रही थी। रुखसारों पे आंसुओं की लकीरें थीं, किसी ऐसी दुल्हन की तरह जिसकी रुखसती हुई हो और वो रुखसती के वक्त रोई हो। लेकिन वो ऐसी दुल्हन थी जिसकी रुखसती बाबल के घर से फिर बाबल के घर हुई थी। इसने अलमारी से कपड़े निकाले, कपड़े तब्दील किए और चेहरा धोया। कुछ देर यूं ही बैठे सोचती रही, अब क्या करना था इसे। कल वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि आज फिर वो ऐसे ही इस कमरे में अकेली होगी। मेहंदी के फंक्शन के बाद बहुत खुश और हसीन सपने बुन रही थी। जो हुआ वो वहम व गुमान से बहुत दूर था, लेकिन इसे हकीकत को तस्लीम करना था। पापा बहुत परेशान थे, उनकी परेशानी कम करनी है। वो उठी और अपने रूम से निकली। सीढ़ियाँ उतरते वो नीचे आ गई। मिस्टर रंधावा परेशान बैठे थे। पापा चाय पियेंगे? वो नॉर्मल अंदाज में पूछ रही थी। वो इसकी जानिब हैरानी से देखने लगे। अपने सवाल का जवाब ना पाके वो किचन में आ गई। चाय का पानी रख के सोचों में गुम हो गई। दिमाग खाली खाली था। वहाँ मौजूद होते हुए भी वो मौजूद ना थी। सब कुछ उल्ट पुल्ट हो चुका था। इसी डर से वो सब पहले बताना चाहती थी। इसने बताया भी था, कोरियर से खत भेजा भी था, लेकिन काशिफ अल-इल्म था। जानबूझ के ऐसा जाहिर कर रहा था। ये बात सबसे छुपाना चाहता था या सच में ऐसे ही था, इसे पता न था। ख्यालात का बहाव ज़रा थमा तो वो चाय में पत्ती डालने लगी, लेकिन पानी सूख चुका था। ख्यालों में इसे पता ही नहीं चला। दोबारा पानी डाला, चाय बनाई और कपों में डाल के ले आई। पापा चाय ले लें। वो इनके हाथ में कप थमा के खुद इनके सामने बैठ के चाय पीने लगी। पहला घूंट लिया था तो इसे चाय फीकी महसूस हुई। वो चीनी डालना भूल गई थी। मिस्टर रंधावा ऐसे ही चाय पी रहे थे। पापा चीनी डालना भूल गई, मैं लेके आती हूँ। वो जाने लगी। हाँ नहीं बेटा, मिस्टर रंधावा की आवाज़ गूंजी। इसके बढ़ते कदम रुक गए। ऐसा ना करो हानि बेटा, अपने साथ ऐसे ना करो। दुख है तो इसे जाहिर करो, रो लो। आंसू जब रोके जाएं तो दिल गम से फट जाता है। इंसान अंदर ही अंदर ऐसा हो जाता है। ये आंसू भी अल्लाह का तोहफा है। जो बहते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, गम की शिद्दत कम हो जाती है। आंसू कमज़ोरी की निशानी नहीं होते। मैं भी बहुत रोया था जब तुम गुम हो गई थी, कई बार रोया था। ये ख्याल न करो कि तुम्हारे रोने से मुझे दुख होगा। मुझे ज़्यादा फिक्र और दुख तब होगा जब तुम नहीं रोओगी। पापा मुझे रोना नहीं आ रहा, देखे तो मैं हंस रही हूँ। इसने हंसने की कोशिश की, लेकिन इससे हंसा ही ना गया। हिना, इस वक्त तुम्हें कुछ भी कहूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब दुख ज़्यादा हो तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इंसान गम गुस्से में मुंह से कोई गलत बात निकाल बैठता है और अल्लाह की गिरफ्त में आ जाता है। ये मुश्किल वक्त, ये दुख हमारा इम्तहान होते हैं। अल्लाह खुशियाँ देकर तो कभी दुख देकर भी हमें आजमाता है। अल्लाह क्यों आजमाता है, क्यों? मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। सबके लिए अच्छा ही सोचा, बस एक ख्वाहिश की और उसी की तकमील के लिए इतने अज़ाबों से गुज़र रही हूँ। इसकी आवाज़ भर आ गई। सब्र करो हानि, ये तकलीफ़ें और मुश्किलें पैगंबरों और अंबिया कराम को भी मिली थीं। उन्होंने कौन सा गुनाह किए थे? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रोते रोते आंखें चली गईं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ार ने ताइफ में इस कदर पत्थर मारे कि इनका खून मुबारक बहने लगा। दीगर अंबिया कराम को इनकी कौमों ने तरह तरह की तकलीफ़ें दी, इनका मजाक उड़ाया, लेकिन वो साबित कदम रहे। बस अल्लाह पे यकीन रखो। अल्लाह पे यकीन हमारा ईमान भी है और मुश्किलों से लड़ने के लिए हथियार भी।
اللہ پہ یقین ایک ایسا پاسورڈ ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے، ہر مشکل دور بھاگ جاتی ہے۔ یقین ہے نا اللہ پہ؟ وہ اس سے سوال کر رہے تھے۔ جی پاپا، ہے یقین، دل سے پورا یقین ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ مسٹر رندھاوا نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیا۔ وہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی اور وہ بے بسی کی تصویر بنے سوچ رہے تھے کہ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتے، اس کے دل سے سارے دکھوں کو مٹا سکتے۔ جلدی کرو، دروازہ کھولنے کی کوشش کرو، شاید ڈرائیور زندہ ہو۔ آواز جانی پہچانی تھی، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس کی آواز ہے۔ پتہ نہیں کون پاگل ہے، مر گیا تو اپنی جان مصیبت میں پڑ جائے گی۔ غلطی ساری اس کی ہے، اتنی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اور دیکھتے ہوئے بھی سیدھا آ رہا تھا، لیکن کون سنے گا۔ استاد دروازہ نہیں کھل رہا، بری طرح سے پچک گیا ہے۔ ارے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ استاد نہیں کھلے گا، میں نے بہت کوشش کی ہے۔ ارے جا، تمہیں کام کرنا کہاں آتا ہے، میں ابھی کھول دوں گا۔ لے استاد، مانی تو ہے نہیں تو نے، کر لے کوشش۔ کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں۔ ارے یہ دروازہ تو کاٹنا پڑے گا۔ استاد میں نے کہا تھا نا۔ ارے زیادہ باتیں نہ بنا، کسی بھی طرح ہمیں اسے باہر یہ نکالنا ہے یہاں سے۔ استاد ہیلپ لائن پہ کال کر لو، ان کے آتے آتے دیر ہو جائے گی، انہوں نے بھی تو یہی کرنا ہے۔ دیکھو ٹول باکس میں کٹر پڑا ہے، وہ نکال لاؤ۔ وہ آوازیں سن رہا تھا، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ لو استاد، کٹر تو لے آیا، لیکن اب اسے لگاؤں کہاں؟ وہ سامنے والی دکان کے میٹر سے لگا لو، جلدی کرو۔ لیکن یہ غلط ہے استاد۔ ارے کسی کی زندگی کا سوال ہے، تمہیں غلط اور صحیح کی پڑی ہے۔ استاد رہنے دو، گاڑی اتنی بری طرح سے پچکی ہوئی ہے، ڈرائیور بھی مر چکا ہوگا، حرج کیا ہے چیک کرنے میں، کیا پتہ زندہ ہی ہو۔ استاد نے کٹر دکان کے میٹر سے لگایا اور کٹر سے دروازہ کاٹنے لگا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہے، باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یہ سب ایک خواب محسوس ہو رہا تھا۔ استاد ایسے نہیں نکلے گا، اس کی ٹانگ ڈیش بورڈ میں پھنسی ہوئی ہے۔ کٹر مجھے پکڑاؤ۔ پھر آوازیں آنے لگیں۔ استاد دھیان سے کہیں ٹانگ ہی نہ کاٹ دینا۔ ارے زیادہ ٹر نہ کر، میں نے کیلنڈر کسی اور کو رکھ لینا ہے، تیری زبان ہی نہیں رکتی، ہر کام میں ہدایتیں دینے سے باز نہیں آتا۔ اچھا استاد، تم تو ناراض ہو گئے، اب نہیں بولتا، چپ ہوں۔ آواز آتی رہی اور پھر آواز رک گئی۔ ارے بالے، یہ کٹر نہیں چل رہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بالے کہاں مر گیا ہے، جواب تو دے۔ استاد تم نے ہی کہا تھا کہ اب نہ بولنا۔ ارے فضول بولنے سے منع کیا تھا، یہ کٹر نہیں چل رہا۔ استاد تار ہل گئی ہوگی، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ کچھ دیر میں پھر کٹر چل پڑا۔ استاد نے ڈیش بورڈ تھوڑا سا کاٹا تو ٹانگ بھی نکل آئی، اسے باہر نکالا جا رہا تھا۔ استاد نے گاڑی سے نکال کے تھوڑے فاصلے پہ سڑک کے کنارے گھاس پہ لٹا دیا۔ ارے یہ تو وہی بہو ہے، بہو کاشف۔ استاد حیران ہوا۔ پانی لے کے آؤ۔ بالا پانی لے آیا اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چہرے پہ پڑا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ پہلے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے باہر نکالنے والا وہی استاد تھا جو ہنا کو بھی لے کے آیا تھا۔ ارے استاد تم؟ ہاں بہو جی، بس قسمت میں تھا آپ کی پھر مدد کرنا، اسی لیے ملاقات ہو گئی۔ بہو ذرا چل کے دیکھو، آپ کوئی چوٹ زیادہ تو نہیں لگی، ٹھیک سے چلا جاتا ہے یا نہیں؟ وہ استاد کا سہارا لے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑا چلا تو چلنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی، معمولی خراشیں لگی تھی صرف۔ بہو تمہاری قسمت بہت اچھی ہے جو آپ بچ گئے، ورنہ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ بچنا مشکل تھا۔ میری قسمت کہاں اچھی ہے، اچھی قسمت ہوتی تو آج یوں ہی آنا ہوتا۔ وہ بڑبڑایا۔ بہو جی ایسا نہیں کہتے، زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ میرے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے بھی بہت چوٹیں آئی تھیں، 2 ماہ ہاسپٹل میں رہا تھا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ گھر کی چیزیں بھی بیچنی پڑ گئیں۔ میں بھی مایوس تھا، لیکن پھر ٹھیک ہونے کے بعد کسی اور کا ٹرک چلانے لگا۔ بہنوئی دبئی سے آیا تو اسے پتہ چلا تو اس نے کچھ پیسے دیے۔ وہ پیسے میں نے سیٹھ کو ایڈوانس دے کے قسطوں پہ اسے ٹرک لے لیا۔ 2 سال میں قسطیں چکا کے ٹرک میرا ہو گیا۔ بہنوئی کو بھی اس کے پیسے واپس کر دیے اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ایک اور ٹرک خرید سکتا ہوں۔ گھر بھی کرائے کا تھا، اسے بھی اپنا بنا لیا۔ کاشف اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بڑے جوش و خروش سے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔
बाबू जी जिस ने दुनिया में भेजा है वो जीने का ढंग भी सिखा देता है, सारी मुश्किलें भी दूर कर देता है। हम इंसान बड़े ही जल्दबाज होते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं, सब्र नहीं करते। हमें सब कुछ चाहिए होता है और वो भी बहुत जल्दी। यकीन डोलने लगता है, हम इसे शिकवे कर बैठते हैं। इसकी बातें दिल को लग रही थीं। खुदा ने इसे मदद करने के लिए भेजा था। अचानक जोर का धमाका हुआ। गाड़ी का पेट्रोल टैंक फट चुका था। वो दूर थे इसलिए महफूज रहे। निकालने में अगर कुछ देर हो जाती और वो गाड़ी में होता तो अब तक किस्सा तमाम हो चुका होता। नीम बेहोशी में था और दरवाज़ा भी टूट के फंस गया था। ड्राइवर इसके लिए फरिश्ता बन के आया था। इसे मरना होता तो मर चुका होता। जिंदगी अभी बाकी है, अल्लाह ने इसे जिंदा रखना था। वो हंस पड़ा। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घबरा गया था। हालात तेजी से बदले तो परेशान हो गया। इंसान की मर्जी के मुताबिक कुछ ना हो तो इसका रद्द अमल ऐसा ही होता है। वो अपनी मर्जी के नताइज चाहता है, इसके लिए हर मुमकिन कोशिशें करता है, या फिर हर हकीकत से फरार चाहता है। लेकिन इसे सामना करना था। हिना अभी यही तो है, दिल बर्दाश्त है, गुस्से में है, तो क्या हुआ? इसके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ। इसे मैं मना लूँगा। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका गुस्सा कम हो जाएगा। नई उम्मीदों की कौंपलें फूट रही थीं। मंजिल उसे ही मिलती है जो हौसला नहीं हारता। इसे तो हिना को हौसला देना था, लेकिन वो खुद हौसला हार बैठा था। मोबाइल पे मामा की कॉल आ रही थी। काशिफ कहाँ हो? ठीक तो हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जी मामा ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उफ खुदाया, तुम ठीक बिल्कुल ठीक हो ना? मैं ड्राइवर भेज देती हूँ। कहाँ पे हो तुम? मामा आप फिक्र ना करें, मैं अभी घर पे आ जाता हूँ। नहीं तो मुझे बताओ कहाँ पे हो? हम अभी घर नहीं पहुँचे, तुम्हारी तरफ ही आते हैं। काशिफ ने एड्रेस बता दिया। बाबूजी घर वाले परेशान होंगे। ड्राइवर काशिफ की कॉल सुन रहा था। हाँ वो तो होते ही हैं, बस मुझे लेने आने वाले हैं। बहू कितना अजीब इत्तेफाक है ना कि हम तीसरी बार मिले हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह हर बार मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज देता है। तुम्हारी नहीं, मेरी खुशकिस्मती है उस्ताद, वरना कोई और होता तो शायद मेरे लिए ये सब कुछ ना करता। लोग तो तमाशा देखते हैं, हो सकता है कोई और होता तो मदद करने की बजाय मोबाइल से मूवी या सेल्फी बना रहा होता और मैं ऐसे गाड़ी में जल जाता। हाँ 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 हाँ, ये भी खूब कही बहू तुमने। मेरा बस चले ना तो ऐसे लोगों से मोबाइल लेके तोड़ डालूं। कितनों के मोबाइल तोड़ोगे उस्ताद? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। बहू मुझे शर्मिंदा मत करो। बहू एक बात पूछूं? अगर बुरा ना मानो तो? पूछ लो। मैं भला क्यों बुरा मानूंगा? अच्छा ये बताओ कि इतने अच्छे कपड़े पहन के किसी शादी में गए थे? शायद चौधरी साहब के बेटे की शादी में गए होंगे। आज तो हर दूसरा बंदा बन ठन के होटल में खाना खाने जा रहा है। वो जिसने अंदर से कभी होटल भी नहीं देखा वो भी आज होटल में बैठा है। क्या ज़बरदस्त शादी है, हर जगह बस उस शादी की बातें हो रही हैं। खाना पीना सब फ्री है। मैं और बाला भी होटल से खाना खा के ही निकले थे, ये हादसा हो गया। काशिफ उदास हो गया। आज मेरी शादी थी जो नहीं हुई। अरे तो आज तुम्हारी भी शादी थी और अपनी शादी पे जा रहे थे तो ये हादसा हो गया। फिर जल्दी जाओ, जाके शादी करो। मैं भी ऐसे बातें लेके बैठ गया। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। उस्ताद अब नहीं शादी हो रही। अरे ऐसे कैसे, क्यों नहीं हो रही शादी? वजह मैं बता नहीं सकता, बस यूं समझ लो कि वो मेरी किस्मत में नहीं है। मिलते मिलते रह गई। बाऊ, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मेरा दिल कहता है ज़रूर मिलेगी। 15 मिनट से भी कम वक्त में आयशा वहाँ पहुँच गई। खुर्रम चौधरी की BMW के साथ पुलिस मोबाइल और 6-7 गाड़ियाँ और भी थीं। इनमें NGO के लोग और कुछ मिस्टर रंधावा के गार्ड्स थे। इतने में एम्बुलेंस भी सायरन बजाती वहाँ पहुँच गई। उस्ताद इन सबको देख के हैरान हो रहा था। मैंने सोचा शायद तुम जख्मी हो और जानबूझ के नहीं बता रहे। मामा वजाहत कर रही थी। उफ मेरे खुदा, ये क्या हाल हुआ गाड़ी का, और तुम कहते हो मामूली एक्सीडेंट है। तुम ठीक हो ना? बेकरारी से वो इसे छू के देख रही थी। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाड़ी का दरवाज़ा काट के मुझे उस्ताद ने बर वक्त निकाल लिया था, वरना रोस्ट हो गया होता। काशिफ ने उस्ताद की तरफ इशारा किया जो हैरानी से इसी की तरफ देख रहा था। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काशिफ को बचा लिया। वो उस्ताद से मुखातिब थी। जी ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उस्ताद गड़बड़ा गया। आयशा ने पर्स से चेक बुक निकाली और चेक काट के उस्ताद को थमा दिया। उस्ताद ने चेक देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं।
اتنی بڑی رقم کا اسے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں رہنے دے، میں نے اس لیے تو بہو کو نہیں بچایا، میں نہیں لوں گا۔ استاد نے چیک واپس کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ تو آپ کو لینا ہوگا، عائشہ نے اصرار کیا۔ کاشف یہ تم خود دے دو۔ کاشف نے زبردستی چیک استاد کو تھما دیا۔ بھلے، استاد کو کچھ یاد آیا۔ جی استاد، بولو کیا بات ہے؟ یہ پیسے لے لو، جس دکان کے میٹر سے کٹر لگایا تھا اس کے شٹر کے نیچے سے یہ پیسے اندر ڈال دو۔ استاد نے 500 کا نوٹ والے کو پکڑا دیا۔ عائشہ جلی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ کاشف کو۔ ناقابل یقین تھا کہ کاشف اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی بالکل ٹھیک تھا۔ آج کے دن کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ کاشف موت کے منہ سے نکل آیا تھا۔ کاشف گھر چلتے ہیں، وہ کاشف سے مخاطب تھی۔ اچھا استاد، میں اب چلتا ہوں، وہ استاد سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا اور پھر واپس پلٹ پڑا۔ استاد، جن چودھری صاحب کی تم بات کر رہے تھے نا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ استاد کو حیران چھوڑ کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔